देखो कल के लेक्चर के बाद अपन आज स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक मैंने कल करवा दिया था उसी के बाद का वीडियो है ये। यहाँ पर देखो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलिफेटिक एमिनो के गलनांक व खपतनांक तदनुरूपी एल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं, क्यों? क्या बोला है कि जिनका अणुभार लगभग सेम होता है उसी प्रकार के जो एल्कोहल्स होते हैं उनके जो गलनांक व खपतनांक के मान होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि एमिन्स के कम होते हैं। तो इनका रीजन ये बताया गया है कि जो एल्कोहल होते हैं उनके अंदर तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन की वजह से होती है, जबकि जो एमिन्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन की वजह से होती है। और अपन को पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज़्यादा होता है किससे? नाइट्रोजन से, जिससे इसमें बनने वाला जो हाइड्रोजन बनता है वो भी मजबूत होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा एसोसिएशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब संगुणन उतना ही अच्छा होगा, और जितना अच्छा संगुणन होता है गलनांक व खपतनांक के मान उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग उसी के आगे लिखो एलिफेटिक एमिनो के गलनांक एवं खपतनांक, एलिफेटिक एमिनो के गलनांक एवं खपतनांक तदनुरूपी एल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं, एल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं, एल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं। स्पष्ट है कि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध OH समूह से होता है, OH समूह से होता है, तथा एमिनो में NH समूह से होता है, तथा एमिनो में NH समूह से होता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, अतः एल्कोहलों में एमिनो की तुलना में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनेंगे, तो यहाँ पर ये रीजन होता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक था मैंने कल बताया था कि इसमें एक तो है गलनांक एवं खपतनांक, और अगला क्या है? सोल्युबिलिटी या विलेयता। तो अगला आप लोग हेडिंग डाल दो विलेयता या सोल्युबिलिटी। देखो अपन को पता है कि 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन्स, या अपन बोल सकते हैं लोअर जितने भी एमिन्स होते हैं वो सब जल में विलयशील होते हैं। 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और उस नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर मिलते हैं, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और नाइट्रोजन इसका हो गया किसका? एमिन्स का, उधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से सबके सब क्या होते हैं? ये विलयशील होते हैं। तो आप लोग लिखो इसमें निम्नतर समस्त एलिफेटिक एमिन, निम्नतर समस्त एलिफेटिक एमिन, ब्रैकेट में लिख देना 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री जल में घुलनशील है, क्योंकि सभी में नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, एल्कोहलों में भी जब एमिनो को घोला जाए, तो वाटर में घोल लिया, अब एल्कोहलों को अपन किस में घोल रहे हैं? एमिनो को जब एल्कोहल में डाल रहे हैं, एल्कोहलों में जब एमिनो को घोला जाए तो हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना तो है, परंतु जल की तुलना में कम होती है, तथा ये हाइड्रोजन बंध दुर्बल होते हैं या वीक होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध दुर्बल होते हैं।
या वीक होते हैं, यह है हाइड्रोजन बंध दुर्बल होते हैं। यही कारण है कि एल्कोहलों में एमीन जल की तुलना में कम विलयशील होते हैं। ठीक है, अब आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो ये बोला जाता है कि जो एरोमेटिक एमिन्स होते हैं ना, उनके अंदर बेंजीन वाले पाई जाती है, तो बेंजीन वाले का जो पार्ट है वो बड़ा हो गया, इसकी वजह से वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है थोड़ी वीक हो जाती है और ये जल में बहुत कम विलयशील होते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एरोमेटिक एमिनों में बेंजीन वाले की उपस्थिति से अणु का हाइड्रोकार्बन भाग बड़ा हो जाता है, अतः इनकी जल में विलेयता घट जाती है, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। तो ये बात हो गई अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बंधन की वजह से दो प्रॉपर्टी है जो कि अफेक्टेड होती है, गलनांक और खवतनांक, और साथ में अपन ने बात कर ली सोल्युबिलिटी की। अब अगली जो प्रॉपर्टी है एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग हेडिंग डाल दो, एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर ऑफ एमिनो ग्रुप्स। एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति, एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स, एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति। देखो अपन बात करें कि जो एमिनो समूह होते हैं उनके अंदर बेसिक नेचर क्यों पाई जाती है, तो अपन को पता है कि अमोनिया की भांति जितने भी एमिन्स होते हैं उन सब के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। आप लोगों को पता है कि जो नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो जितने आसानी से प्रोटॉन को दे देगा उसकी क्षारीयता का मान उतना ही ज़्यादा होगा, या अपन बोलेंगे कि जो लोन पेयर होता है उसकी देने की अवेलेबिलिटी के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर जो एमिन समूह होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि किसी को भी जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो इसकी वजह से इसमें प्रकृति आ जाती है क्षारीय प्रकृति। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन में क्षारीय प्रकृति पाई जाती है। अपन को पता है कि जो अमोनिया होता है उसके अलावा अगर अपन एमिन की बात करें 1 डिग्री एमिन या 2 डिग्री एमिन, अगर नाइट्रोजन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, जैसे 1 डिग्री एमिन है उसमें एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो जो लोन पेयर है उसको देने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा, मतलब अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से प्रोटॉन को दे देगा जिससे उसकी क्षारीयता बढ़ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एल्किल एमिन होते हैं वो अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होते हैं। जबकि कुछ ये भी हो सकता है कि उस पर अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, आकर्षित करने वाले ग्रुप लग जाए लोन पेयर को, तो उसकी देने की उपलब्धता कम हो जाएगी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जाएगी, और जब अवेलेबिलिटी घट जाएगी मतलब लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो क्षारीय प्रकृति भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति। आप लोग इसमें लिखो अमोनिया की भांति एमिनो में अमोनिया की भांति एमिनो में एक नाइट्रोजन परमाणु है जिस पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिस पर एक एकांकी मतलब लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिस पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, अथवा जो एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, प्रोटॉन को क्या दे सकता है, अपना लोन पेयर दे सकता है, जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, अथवा किसी ग्राही परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक उपसह संयोजक बंध बना सकता है, इस कारण समस्त एमिन क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। इस कारण समस्त एमिन, जितने भी एमिन है सब में लोन पेयर प्रेजेंट, तो
अपन बोलेंगे इस कारण समस्त एमीन क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। एमिनो समूह से जुड़े हुए कार्बनिक, एमिनो समूह से जुड़े हुए कार्बनिक, अब कार्बनिक कौन कौन हो सकते हैं? एल्किल अथवा एरिल। कार्बनिक ब्रैकेट में लिख देना, एल्किल भी हो सकते हैं और वो एरिल भी हो सकते हैं, एल्किल अथवा एरिल। एल्किल अथवा एरिल समूह की प्रकृति पर यौगिक की क्षारीय प्रबलता निर्भर करती है। समूह की प्रकृति पर यौगिक की क्षारीय प्रबलता निर्भर करती है, यौगिक की क्षारीय प्रबलता निर्भर करती है। यदि कार्बनिक समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने वाला हो तो नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है, त्यागने की क्षमता या टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जब ये त्यागने की क्षमता बढ़ेगी तो क्षारीयता भी बढ़ जाएगी। त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है अर्थात उसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है, अर्थात उसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है, अर्थात उसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है, अर्थात उसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, जिससे एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। अतः एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षारीय होती है, मतलब उसकी क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगी, प्रबल क्षारीय होती है। अब आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अगर यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता हो तो उसकी क्षारीय प्रकृति घट जाएगी। एनिलीन की बात करते हैं अपन, एनिलीन या एरोमेटिक एमिन्स होते हैं, वो अमोनिया से कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उसका रीजन क्या है? तो आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखो, उपर्युक्त के विपरीत यदि एमिनो समूह से जुड़ा हुआ कार्बनिक समूह, उपर्युक्त के विपरीत यदि एमिनो समूह से जुड़ा हुआ कार्बनिक समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला हो तो वह नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देगा, जिससे यौगिक की क्षारीय प्रबलता घट जाती है। जैसे अपन एनिलीन की बात करते हैं, देखो एनिलीन में होता क्या है। जैसे एनिलीन अणु निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे एनिलीन अणु, या अपन बोल सकते हैं जो एरोमेटिक एमीन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये एनिलीन अणु है, इस पर मान लो कोई प्रोटॉन आ गया लेने वाला, एक अपने पास एल्किल एमीन है, इसके पास लोन पेयर हमेशा देने के लिए तैयार है, आते ही दे देगा। जब पर इसके पास क्या होता है कि जो लोन पेयर है ना, ये मेजोमेरिक इफेक्ट की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएगा और इसके अंदर ही थोड़ा सा अंदर आ जाएगा,
इस पे पॉजिटिव चार्ज, और जब अंदर आ जाएगा रेजोनेंस के द्वारा तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि यहाँ पर लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और जैसे लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होगी तो अपन बोल देंगे कि इसकी क्षारीय प्रबलता भी कम हो जाएगी। रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो रहा है ना ये, तो इसके अंदर लोन पेयर तो अंदर आ गया, वो ऊपर से आवाज़ लगा रहा लोन पेयर भैया अंदर बैठे हुए, तो यहाँ पर तुरंत देने के लिए तैयार कौन होता है? जैसे यहाँ पर अमोनिया भी अगर होता तो उसके पास में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, वो भी दे देता, पर यहाँ पर सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ी हुई है तो ये सबसे पहले देने के लिए तैयार हुआ, फिर अमोनिया देगा, उसके बाद आएगी तुम्हारी एरोमेटिक एमिन्स। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि एरोमेटिक एमिन्स के अंदर क्या होता है, लोन पेयर देने की उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक है। या जो लोन पेयर है वो कहाँ बिजी हो जाता है? रेजोनेंस के अंदर बिजी हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और जैसे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है उसकी क्षारीय समृद्धि भी कम हो जाती है। आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, समझ में आ गई होगी। और आप लोग दूसरी बात ये भी देख रहे हो कि जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस पर अगर प्रोटॉन आए तो उसको ये प्रतिकर्षित करके भगा देगा, भाई मैं तो मैं ही भूखा हूँ यार, तुझे कहाँ से दूँ, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स बना दिया आप लोगों ने। इसके बाद लिखो, इन संरचनाओं से स्पष्ट है कि बेंजीन वलय में अनुनादित इस संरचनाओं से स्पष्ट है कि बेंजीन वलय में अनुनाद होने के कारण इन संरचनाओं से स्पष्ट है कि बेंजीन वलय में अनुनाद होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की, मतलब लोन पेयर की एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम होते ही स्वाभाविक रूप से उसकी क्षारकता कम हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से उसकी क्षारकता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम मैं लिखवा रहा था आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम होते हैं, स्वाभाविक रूप से उसकी क्षारकता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम अनुनादी संरचनाओं को देखें तो पाते हैं कि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है ना, अब ये जैसे इस पर प्रोटॉन आएगा इसको रिपेल करेगा, आंशिक रूप से धन आवेशित है। अतः यह धनावेशित प्रोटॉन को प्रतिकर्षित कर देगा। फलस्वरूप यौगिक की क्षारकता कम हो जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अतः एरोमेटिक एमिन अमोनिया की तुलना में दुर्बल क्षारीय पदार्थ होते हैं। एरोमेटिक एमिन अमोनिया की तुलना में दुर्बल क्षारीय पदार्थ होते हैं, अर्थात यौगिकों की घटती क्षारकता का क्रम निम्न है। तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी? एलिफेटिक एमिन की क्षारीयता, एलिफेटिक एमिन आएगी, फिर तुम्हारा अमोनिया जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा अपना एरोमेटिक एमिन, क्योंकि एरोमेटिक एमिन की क्षारीयता कम हो जाएगी। एरोमेटिक एमिन अमोनिया, तो सबसे ज़्यादा इसकी एलिफेटिक एमिन की, यहाँ पर तुम्हारा अमोनिया आ गया NH3 C6H5NH2 एरोमेटिक एमिन। ओके, अब आप लोग हेडिंग डाल दो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिन्स, एमिनो का त्रिविम रसायन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एमिनो का त्रिविम रसायन। ये दोनों प्रॉपर्टी थी, मैंने बता दिए थे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, अपन ने 3-4 प्रॉपर्टी ली थी, क्षारीय प्रकृति वगैरह सब, भौतिक गुण, रासायनिक गुण में तो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दो, एमिनो का त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिन्स, एमिनो का त्रिविम रसायन। देखो ये बोला जाता है कि जो एमिन होते हैं, अगर अपन बात करें अमोनिया की, तो अपना अमोनिया जो होता है NH3,
इसके अंदर तीनों वैलेंसी समान होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होने के साथ साथ अपन को पता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह की सी होती है। ये बोला जाता है अगर इस अमोनिया के अगर अपन तीनों के तीनों एल्किल समूहों को चेंज कर दें या तीनों हाइड्रोजनों की जगह 3 अलग अलग ग्रुप लगा दें हैं, या अपन बोल सकते हैं 2 हाइड्रोजनों को अलग अलग ग्रुप के द्वारा जोड़ दें कि यहाँ पर एक एल्किल समूह अलग आ जाए, यहाँ पर एक एल्किल समूह अलग हो जाए और एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर अगर मान ले, तो यहाँ पर इसको अपन मान सकते हैं ना क्रेल। जैसे क्रेल कार्बन क्या होता है, चारों वैलेंसी अलग अलग होती थी, तो वहाँ पर अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते थे, प्रकाशिक समावयवता की बात करते थे, और वहाँ पर जब चारों वैलेंसी अलग अलग होते थे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब देखते थे, तो 2 रूप मिलते थे, अपन को एक DL बोलते थे, एक को D बोलते थे, एक को L बोलते थे। वैसे ही अगर अपन एमिनो में बात करें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, और इस नाइट्रोजन जो अमोनिया उसके नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को अपन रिफ्लेक्स कर दें, या मान लो तीनों तीसरी एमिन की बात कर ले, तृतीय एमिन की बात कर लें, तो तीनों अलग अलग ग्रुप हो गए, और अपना एक समूह अपने को भी मान ले, अपने लोन पेयर को भी एक अंक इलेक्ट्रॉन युग्म को भी एक अलग ग्रुप मान लें, तो ये क्या हो गया, एक क्रेल कार्बन हो गया, असम्मित अणु हो गया ना। तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, इसमें अपन प्रकाशिक समावयवता की अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि इसके अंदर भी 2 प्रतिबिंब समावयवी बनने चाहिए, एक अलग होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए, जिसका विन्यास अलग अलग हो, उसको अपन बोलते हैं ना आइसोमेरिज्म की बात करते थे, प्रतिबिंब समावयवी की, एक D बन जाए और एक L बन जाए मान लो। परंतु ये देखा गया है कि इसके दोनों जो आइसोमर्स है ना, उनको आज तक सेपरेट नहीं किया गया, सेपरेट कर ही नहीं सकते। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ये बोला गया, इसका रीजन ये बताया गया कि इनके जो 2 एनेंशियोमर्स होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। क्या रहते हैं, इंटर कन्वर्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिबंध पढ़ा था अपने फर्स्ट ईयर के अंदर। वैसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, पिरामिडीय प्रतिबंध बोलते हैं कि जो ये है ना, ये लोन पेयर, ये इसकी जो दोनों रूप होते हैं आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। 6 किलो कैलोरी, मतलब बहुत कम रूम टेम्परेचर पर ही ये आसानी से एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे इनको अपन सेपरेट कर ही नहीं सकते। पर यह जरूर है कि एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है, वो कैसे बदलता है उसकी मैकेनिज्म अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होगी कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और अगर इसके तीनों वैलेंसी को अलग अलग कर दें और अपना जो फंक्शनल ये है लोन पेयर, इसको अपन एक अलग ग्रुप मान लें, तो चारों समूह अलग अलग हो गए, जिससे ये क्या हो गया, क्रेल हो गया। अब क्रेल है तो इसमें अपन प्रतिबिंब समावयवता की अपेक्षा कर सकते हैं। अब अपेक्षा ये करें कि इसके 2 मिरर इमेज बने, इसकी जब दोनों मिरर इमेज देखेंगे तो अलग अलग होनी चाहिए, परंतु प्रैक्टिकली दोनों को आज तक सेपरेट नहीं किया गया। क्यों सेपरेट नहीं किया गया है कि इसकी जो एक मिरर इमेज है या एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब रूप में आसानी से कन्वर्ट हो जाता, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है उसको कन्वर्ट होने के लिए। तो जैसे इसको पकड़ने लगा गया D, जैसे तुमने कोशिश की D को पकड़ा, L को पकड़ा, D में कन्वर्ट हो गया। तो ये बोला जाता है 2 × 10⁻11 बार प्रति सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 2 × 10⁻11 बार की क्या होता है, इंटर कन्वर्ट होता रहता है। तो समझ में ही नहीं आता है। और इस प्रकार का जो इन्वर्जन होता है इसको अपन बोलते हैं पिरामिडीय प्रतिफलन। वाल्डन इन्वर्जन अपन ने पढ़ा था ना, छाता जो छतरी पलट जाती है, लेके ऐसे जा रहे हैं मार्केट में, पता चला ऊपर से, तो उसको वाल्डन इन्वर्जन। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, पिरामिडीय प्रतिफलन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसमें एमिन का अणु जिसमें नाइट्रोजन से जुड़े, एमिन का अणु, मैं टर्सरी एमिन की बात करूंगा, एमिन का अणु जिसमें नाइट्रोजन से जुड़े तीनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो वह असममित या क्रेल अणु कहलाता है। एमिन का अणु जिसमें नाइट्रोजन से जुड़े तीनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो वह असममित या क्रेल अणु कहलाता है। इस प्रकार के अणु में सममित तल नहीं होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इस प्रकार के अणु में सममित तल नहीं होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अपन ने देखे थे ना 3 प्रकार के सममिति तत्व, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ाया मैंने। हाँ, सममित तल नहीं होता है, इसलिए ऐसे अणु के 2 विन्यास संभव होते हैं। ऐसे अणु के 2 विन्यास संभव होते हैं। क्रेल अणु के 2 विन्यास पॉसिबल होते थे ना, इसलिए ऐसे अणु के 2 विन्यास संभव होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। जैसे 2 हथेलियाँ जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ऐसे थोड़ी, ऐसे की बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तो कर ही दोगे तुम।
ठीक है, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। यदि नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को यदि नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक प्रतिस्थापी के रूप में मान ले तो, एक प्रतिस्थापी मतलब एक ग्रुप मान लें उसको, अगर हम एक प्रतिस्थापी के रूप में मान ले तो किरेल एमिन, तो किरेल एमिन, ये किरेल हो गए ना, किरेल एमिन, तो किरेल एमिन किरेल एल्किन के समान ही होगी, किरेल एल्किन के समान ही होगी। मतलब चारों बैलेंस अलग अलग, तो इसमें भी चारों अलग अलग ग्रुप होंगे, किरेल एल्किन के समान ही होगी, जिसमें चार भिन्न समूह कार्बन से जुड़े रहते हैं, जिसमें चार भिन्न समूह कार्बन से जुड़े रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जिसमें चार भिन्न समूह कार्बन से जुड़े रहते हैं। जैसे देखो, ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, इस पर मान लो अपन अलग अलग ग्रुप लगा दें, 3 अलग अलग ग्रुप लगा दें। एक तो ये लगा दिया, एक ये लगा दिया अपन ने, और एक ये लगा दिया C2H5। तो अलग अलग ग्रुप हो गए। वैसे ही जैसे एक कार्बन है, उस कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, W, X, Y, Z। तो ये तो किरेल एल्केन हो गया, और ये अपना क्या हो गया, किरेल एमिन। इसको क्या बोल सकते हैं, किरेल एमिन, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। एक बार लिखो किरेल एमिन। बना लिया। अब लिखो इसमें उपयुक्त अणु में मतलब किरेल एमिन की बात कर रहा हूं, इस किरेल एमिन में उपयुक्त अणु में हम प्रकाशिक समावयवता की अपेक्षा कर सकते हैं। प्रकाशिक समावयवता की अपेक्षा कर सकते हैं। प्रकाशिक समावयवता की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर चारों संयोजकताएं क्रमशः दो भिन्न एल्किल समूह, दो तो क्या हो गए, भिन्न भिन्न एल्किल समूह हो गए, दो भिन्न एल्किल समूह हाइड्रोजन और अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ा हुआ है, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ा हुआ है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। परंतु प्रायोगिक रूप से अधिकांश किरेल एमिन दो प्रतिबिंब समावेवियों में, परंतु प्रायोगिक रूप से अधिकांश किरेल एमिन दो प्रतिबिंब समावेवियों में वियोजित नहीं किए जा सकते, मतलब सेपरेट नहीं किए जा सकते। इसका कारण यह है कि दोनों प्रतिबिंब समावयवी, इसका कारण यह है कि दोनों प्रतिबिंब समावयवी साधारण ताप पर बहुत शीघ्रता से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। साधारण ताप पर बहुत शीघ्रता से
एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं इस प्रकार का प्रतिपन हो जाते हैं इस प्रकार का प्रतिपन हो जाते हैं इस प्रकार का प्रतिपन पिरामिडीय प्रतिपन या पिरामिडीय प्रतिपन या एमिन प्रतिपन कहलाता है या एमिन प्रतिपन कहलाता है, जिसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म साधारण ताप पर शीघ्रता से, मतलब बहुत तेजी से, शीघ्रता से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ उलट जाता है, देख ऐसे उलटता है, इंटर कन्वर्ट होता रहता है इसमें, है ना, इंटर कन्वर्जन। जैसे ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर तुम्हारा, और तुम्हारा हाइड्रोजन था, और इसमें अपन ने कौन कौन से ग्रुप जोड़ रखे थे भाई, CH3 और ये C2H5 था। शीघ्रता से तुम्हारा नाइट्रोजन बाहर से अंदर की तरफ लौट गया। इनका मतलब तो जानते ही हो ना आप लोग, होता है क्या है, C2H5 इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। बना लो इसको, दो प्रतिबिंब रूपों का अंतःपरिवर्तन, दो प्रतिबिंब रूपों का अंतःपरिवर्तन, अंतःपरिवर्तन तो आपस में इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हेडिंग डाल दो पिरामिडीय प्रतिपन की क्रियाविधि। ये कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं? पिरामिडीय प्रतिपन की क्रियाविधि, पिरामिडीय प्रतिपन की क्रियाविधि। देखो इसमें होता क्या, आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पिरामिडीय प्रतिपन की क्रियाविधि। तो इसमें अपन ये बोलते हैं, जैसे अपन ने वाल्डन इन्वर्जन देखा था, वाल्डन इन्वर्जन में sp2 जो अपना संकरण होता था या जो ट्रांजिशन स्टेट होती, उसी के हिसाब से या उसी के आधार पर अपन बोलते हैं कि इसमें भी क्या हो जाता है, वाल्डन परिवर्तन के समान ही ये भी आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। लिखो इसमें एमिन नाइट्रोजन sp3 संकरण से एमिन नाइट्रोजन आप लोगों को तो पता ना, sp2 संकरण में क्या होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय हो जाती है। लिखो इसमें एमिन नाइट्रोजन sp3 संकरण से sp2 संकरण में परिवर्तित होकर संक्रमण अवस्था बनाता है। एमिन नाइट्रोजन sp3 संकरण से, एमिन नाइट्रोजन sp3 संकरण से sp2 संकरण में परिवर्तित होकर संक्रमण अवस्था बनाता है, संक्रमण अवस्था बनाता है जिसमें नाइट्रोजन से जुड़े समूह, जिससे नाइट्रोजन से जुड़े समूह 120 डिग्री बंद कोण के साथ समतलीय होते हैं, 120 डिग्री बंद कोण के साथ समतलीय होते हैं तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म p कक्षक में स्थित होता है, तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म p कक्षक में, और p कक्षक कौन सा होता है इसका, अनहाइब्रिड, असंकृत,
पी कक्षक में स्थित होता है। पहला पॉइंट हो गया। जैसे ही फिर क्या होता है, वापस जो sp2 संकरण होता है वापस वो sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगला लिखो, अगला पॉइंट, इसको फर्स्ट पॉइंट लिख देना जो लिखा था, इसको सेकंड पॉइंट लिखो। संक्रमण अवस्था का sp2 संकृत नाइट्रोजन, संक्रमण अवस्था का sp2 संकृत नाइट्रोजन पुनः sp3 संकृत होकर चतुष्फलकीय ज्यामिति युक्त प्रतिबिंब समावेवी बनाता है। प्रतिबिंब समावेवी बनाता है। देखो इधर, प्रतिबिंब समावेवी बनाता है। जैसे अपन ने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले क्या होता है, ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, इसका ये लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन है C2H5, ये sp3 संकृत नाइट्रोजन है, चतुष्फलकीय है ना। और चतुष्फलकीय कौन सा, विकृत चतुष्फलकीय बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा, संक्रमण अवस्था है ये, और संक्रमण अवस्था के अंदर ये जितने भी है ना, ये तीनों के तीनों जो बंध है वो प्लेनर हो जाएंगे, त्रिकोणीय समतलीय हो जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे ये बुक है मेरी, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और जो पी कक्षक है ना वो इस तरह से रहेगा, इसमें ऊपर और नीचे। और अपन को पता है अनहाइब्रिड पी कक्षक कैसा होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसमें पी कक्षक तो ऐसे हैं। और पी कक्षक में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पी कक्षक में मैंने बताया था कि जो बैलेंसी होती है, सॉरी, जो इसका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो पी कक्षक में उपस्थित होता है इसका, ठीक है। तो इसको अपन CH3H और ये C2H5, इसको अपन बोल सकते हैं sp2 संकृत नाइट्रोजन, और ये 120 डिग्री बंद कोण पर ओरिएंटेड है। अब क्या होगा, वापस कन्वर्ट होगा किसमें, ये sp3 में, और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये sp3 के अंदर। ये तुम्हारा नाइट्रोजन, H sp3 संकृत नाइट्रोजन, इस तरह से ये चेंज होता है, संकृत नाइट्रोजन। बनाओ जल्दी से, लिखो इसको। बहुत कम एनर्जी में क्या होता है, ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप लगे हुए हैं ना, और ये CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट होते हैं, इसमें। तो लिखो यहाँ पे, आप लोग लिखो आराम से। पिरामिडीय प्रतिपन के लिए आवश्यक ऊर्जा अवरोध 6 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। पिरामिडीय प्रतिपन के लिए, पिरामिडीय प्रतिपन के लिए